हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बाइंडिंग एनर्जी में आगे बढ़ते हुए, जो पिछली बार हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी की थोड़ी बातें कर ली थी, क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ बात कर ली थी। और आज हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ये चीज़ समझेंगे क्या होती है। और दूसरी चीज़, बाइंडिंग एनर्जी का जो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है, किस तरह से वो जो कर्व हम लोगों ने देखा था, जो इस तरह से जाके दो तीन अकरिंग पीक्स थी, फिर उसके बाद इस तरह से ड्रॉप करना था, उसका क्या रीज़न होता है, ये सारी चीज़ें आज समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ खास बात नहीं करनी है इसमें। हम लोग को सिर्फ जानना है कि एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है और किस तरह से न्यूक्लियस के जो सिमिलर होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें, एक लिक्विड ड्रॉप की बात करें, तो दोनों में क्या सिमिलरिटी होगी, फटाफट फटाफट बात करते हैं। तो टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सिंपल सी बात इसकी ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी कुछ सिमिलरिटीज, मतलब मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज जो होती हैं वो लिक्विड ड्रॉप से मिलती है। न्यूक्लियस लिक्विड ड्रॉप दोनों एक तरह की होती है। तो ये फटाफट फटाफट बात करते हैं कि क्या उनकी सिमिलरिटीज आपस में मिलती है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि दोनों में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक भाई, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट फटाफट देखते रहो इसको। देखो, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी चीज़ होती है, देखो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लिक्विड होता है वो भी कई पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो भी कई पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर है। दूसरी चीज़ क्या है, डेंसिटी। जो दोनों की डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट एक तरह की होती है। हम लोगों ने बात की थी जब न्यूक्लियस पढ़ा था कि न्यूक्लियस में डेंसिटी किस तरह की होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और उसके बाद क्या होता था, बिल्कुल 90% जब डेंसिटी पहुंच जाती थी, 90% जो थी वो बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाती थी, तो बिल्कुल लास्ट में आके हल्की सी ड्रॉप होती थी। इस तरह की डेंसिटी थी। सेम जो काम होता है हमारा लिक्विड ड्रॉप में भी होता है कि ऑलमोस्ट डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है थ्रू आउट द वॉल्यूम, बट जब सरफेस के पास हम लोग पहुंचते हैं तो डेंसिटी हल्की सी ड्रॉप कर जाती है। ये होता है इसका अगला रीजन, जो अगली सिमिलैरिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो हमारा लिक्विड ड्रॉप होता है और हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों में जो इंटरैक्शन होते हैं वो सिमिलर होते हैं बिल्कुल। अर्थात जब भी मैं एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से आपस में, मान लो अगर एक न्यूट्रॉन है तो अपने चारों तरफ वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनसे न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे इंटरेक्ट करेगा, न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है ना, इस तरह से मान लो ये न्यूट्रॉन है तो ये यहाँ न्यूट्रॉन, यहाँ पर मतलब इस तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इस तरह से इंटरेक्ट करता है। सिमिलरली हम जानते हैं कि जब लिक्विड की ड्रॉप की बात करेंगे तो वहां पर भी जो हर एक पार्टिकल होगा लिक्विड ड्रॉप का, वो अपने चारों तरफ के पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा होगा। ये इसमें एक सिमिलरिटी होती है, इंटरेक्शन की सिमिलरिटी। ठीक है ना। अगली चीज इसमें ये होती है कि जब भी हम न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं तो दोनों जो होते हैं वो हमारे जो उनके मीडियम होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है ना, क्या चीज, होमोजीनियस। ठीक भाई, मतलब क्या है, वो जो भी हमारे लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस होता है वो होमोजीनियस एक तरह से मटेरियल का बना होता है। इसका मतलब है तो ये नहीं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका जो मटेरियल है वो अलग यूज हुआ है, जो सरफेस पे जाके न्यूक्लियस का मटेरियल, तो जो थ्रू आउट द वॉल्यूम जो मटेरियल होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, होमोजीनियस का सिंपल ये मतलब होता है। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियस है और जो लिक्विड ड्रॉप होती है दोनों के दोनों होमोजीनियस होते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। अगली चीज इसमें क्या है, हम बात करते हैं दैट इज सरफेस टेंशन इफेक्ट। क्या चीज, सरफेस टेंशन। इधर ऊपर लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन इफेक्ट। मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं लिक्विड में सरफेस टेंशन होती है, पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी सरफेस पे टेंशन होती है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। वो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो न्यूक्लियस है और जो हमारे पास लिक्विड ड्रॉप होता है दोनों में सरफेस टेंशन का प्रभाव होता है, दोनों में सरफेस टेंशन का इफेक्ट होता है। बात क्लियर यहाँ तक। लास्ट चीज इसमें क्या है कि जो हमारा लिक्विड होता है उसमें उसको जो अलग करने के लिए, उसके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करी जाती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाम सुना है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है उसी तरह से जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये भी बात अपन जानते हैं। तो जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन काम करता है
किसमें, वाटर की ड्रॉप में या लिक्विड ड्रॉप में, उसी तरह से जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो काम करती है न्यूक्लियस में। तो कोई एक लिक्विड की ड्रॉप ले, उसमें जो उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, यानी जो वेपराइज करने के लिए जो हीट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसी तरह से जो न्यूक्लियस है उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी का यूज करते हैं। बात क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें बताते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है दैट इज सिमिलर टू न्यूक्लियस, दैट इज सिमिलर टू न्यूक्लियस, राइट? नोट करो फटाक से। तो ये हमने बात कर ली कि किस तरह से हम लिक्विड की एक ड्रॉप को कंपेयर करते हैं विद द न्यूक्लियस। ठीक भाई, अब अगली चीज में क्या है कि हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में सीखा था, याद है? और उसका एक ग्राफ वगैरह भी निकल करके आया था, याद होगा? इस तरह से जो हमने ग्राफ पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए मास नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ था कुछ इस तरह से, याद है? निकल करके आया था, कुछ इस तरह से था, फिर इस तरह से, कुछ इस तरह से था, मतलब काइंड ऑफ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ बन करके आया था। तो इस ग्राफ का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला होता है वहां तक हम किस तरह से पहुंचते हैं, अब ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी को फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा थोड़ा फील करना शुरू करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, तो इसमें आप अगर ध्यान से सोचे तो अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ा कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। तो मान लो हमारे पास एक ये कोई भी न्यूक्लियॉन, इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तो ये अपनी चारों तरफ की जो एटम्स होंगे उनसे, एटम्स नहीं, न्यूक्लियॉन्स, वो अपने चारों तरफ के न्यूक्लियॉन्स से इंटरैक्ट कर रहा होगा। ठीक भाई, अब होता क्या है, मान लो कि ये जो अगर न्यूक्लियॉन अपने चारों तरफ के एटम्स से इंटरैक्ट कर रहा है, तो टोटल जो हमारे न्यूक्लियॉन हैं वो कितने हैं? ए। ठीक है, और ये जो टोटल सिस्टम बन रहा है, मान लो ऐसे ही एन सिस्टम्स बन रहे हैं, तो टोटल जो इंटरैक्शंस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? एन इंटू ए। बात समझ आ रही है? यानी अगर एक ही सिस्टम, मान लो एक जो न्यूट्रॉन था, उसने अपने चारों तरफ के जो न्यूक्लियॉन्स थे उनसे अपने इंटरेक्शन किया, तो एक वो सिस्टम बन गया, एक पेयर बन गया। अब इस तरह के एन पेयर मान लो बन रहे हैं, और टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं? ए। टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं? ए। तो हर न्यूक्लियॉन चारों तरफ पेयर बना रहा होगा, हर न्यूक्लियॉन चारों तरफ पेयर बना रहा होगा, तो टोटल पेयर कितने हो गए? एन इंटू ए। लेकिन अब ध्यान सोच, मान लो ये एक न्यूक्लियॉन था, इसने अपने चारों तरफ पेयर बनाया, तो इसके पेयर का भी हर न्यूक्लियॉन अपने चारों तरफ पेयर बना रहा होगा। बात समझ आ रही है? मतलब अपने चारों तरफ एक इंटरेक्शन का जो गोला बना रहा होगा, इस तरह से, इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि जिस पेयर में इसने काम किया था, उस पेयर के अंतर भी कई ऐसे, मतलब उस पेयर के सारे न्यूक्लियॉन भी अलग अलग पेयर बना रहे होंगे। कंफ्यूज हो गए? ध्यान सुनो, एक न्यूक्लियॉन, चारों तरफ उसके हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, तो वो सबसे अगर इंटरेक्शन कर रहा है, तो इसको भी अगर हम कंसीडर करें तो ये भी सबसे इंटरेक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरेक्शन में हर एक न्यूक्लियन दो बार कंसीडर हो गया, क्योंकि एक बार वो खुद के एक बार वो इसके अंदर कंसीडर हुआ, और एक बार उसको खुद कंसीडर करके उसके चारों तरफ हमने मान लिया। समझ आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है, इसमें दो बार वो कंसीडर हुआ, तो इसमें हम दो का भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये इसकी एनर्जी बनी। दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस वॉल्यूम। इस पूरे वॉल्यूम की इतनी एनर्जी आएगी कि भाई एक की एनर्जी जो आएगी वो किसके बराबर होगी? हमारी टोटल ए के बराबर। तो एन पेयर बन रहे हैं, तो एन पेयर की एनर्जी कितनी हो गई? एन ए, और हर पेयर में दो बार कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अपॉन 2 कर दिया। बात क्लियर है? तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, एन ए बाई 2, या इसको हम एन ए बाई 2 हटा करके हम सिंपल लिख देते हैं ए वी इंटू ए। यहाँ पे एन बाई 2 को हमने ए वी लिख दिया। ए वी एक कांस्टेंट है जो कि एन बाई 2 के यहाँ बराबर है, ठीक है। और वी क्यों लगाया? ये वी इज फॉर वॉल्यूम टर्म। वॉल्यूम का मतलब क्या है? हमने पूरे वॉल्यूम में कंसीडर करके ये सारी जो टर्मिनोलॉजी लगाई है, इससे हमारा ये वॉल्यूम टर्म बन रहा है। यहां तक बात क्लियर है? अब दूसरी चीज देखो कि जो सरफेस के हमारे न्यूक्लियॉन होंगे, जो सरफेस के न्यूक्लियॉन होंगे, वो किस तरह से इंटरेक्शन, मान लो अगर ये उसके चारों तरफ हम स्फीयर बनाएं, उसके चारों तरफ अगर हम गोला बनाएं, तो इस तरफ वाले तो इंटरेक्शन हो रहे होंगे, लेकिन ये वाला जो पोर्शन होगा, इस वाले पोर्शन में तो न्यूक्लियॉन है ही नहीं। अब जब न्यूक्लियॉन नहीं है तो इंटरेक्शन कहां से होगा? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एनर्जी आई है, इसमें कुछ पोर्शन ज्यादा आ गया है, और वो ज्यादा पोर्शन कहां है? सरफेस वाली एनर्जी का। यानी इससे अगर हम सरफेस की एनर्जी घटा दें
तो हमारा कुछ जो एक्सप्रेशन है वो सही बैठने लगेगा। इसका मतलब ये सरफेस, जो हमारा सरफेस की एनर्जी किसके बराबर होगी, सरफेस की जो एनर्जी होगी दैट विल प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, दैट विल प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग आर पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर ए 1/3। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो सरफेस एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 2/3, ए रेज़ टू पावर 2/3। बात क्लियर। जिस तरह से इसमें जो एनर्जी थी वो इसके प्रोपोर्शन में थी, उसी तरह से इसमें एनर्जी ए रेज़ टू पावर 2/3 की प्रोपोर्शन में होगी। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम कांस्टेंट लगाते थे ए एस, एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एनर्जी। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एनर्जी को घटाना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है। कुछ कुछ एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है। अब इसमें हम देखो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, वॉल्यूम की टोटल एनर्जी ली, उसको कैलकुलेट किया, हमारे पास पहला टर्म आ गया। फिर हमने क्या किया, जो सरफेस के एक्स्ट्रा जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स थे जो कि एनर्जी में पार्टिसिपेट सही से नहीं कर पा रहे थे, जिनकी एक्स्ट्रा एनर्जी हमने जोड़ दी थी, उनको हमने उसमें से घटा दिया। अब बात करते हैं दूसरी चीज। तीसरा जो फैक्टर इसमें ऐड होता है दैट इज, अब बस सुनो, अगर न्यूक्लियॉन्स हैं तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर दोनों हैं इसका मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन भी होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन भी होगा। और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी ही ज्यादा जो तुम्हारा उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। बात समझ आ रही है ना, ये वो दूर भागने का प्रयास करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी उसमें घटने लगेगी उसकी। बात समझ आ रही। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो प्रोटॉन प्रोटॉन की जो इंटरेक्शन में जो कूलम्बिक एनर्जी थी उसका भी एक पोर्शन आएगा। और जो कूलम्बिक एनर्जी होती है, अब ऐसे मान लो, एक चीज ध्यान रखना कि जो कूलम्बिक एनर्जी होगी तो प्रोटॉन में ही लगेगी, न्यूट्रॉन में तो लगेगी नहीं, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो पहले ये देखो कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन है वो पेयर कितने में आ रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के पेयर कितने होंगे। तो टोटल प्रोटॉन कितने होते हैं, जेड, तो पेयर कितने बन जाएंगे, जेड, Z-1/2। सॉरी, ये बात समझ आती है। देखो ध्यान से, जब भी हमारे पास दो प्रोटॉन होंगे तो इसकी एनर्जी कैसे लिखेंगे, KQ/R। बात क्लियर है। तीन प्रोटॉन होंगे क्या लिखेंगे, इसके इसकी एनर्जी, इसकी इसकी एनर्जी और इसकी इसकी एनर्जी। बात समझ आ रही है। तो KQ/R, KQ/R, KQ/R। अब देखो, दो थे तो एक टर्म आया था, ठीक है। तीन टर्म होंगे, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, नहीं ठीक है। अब मान लो देखो, जो एनर्जी आएगी, समझना मेरी ध्यान समझना, मान लो जैसे आपके पास तीन प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर तीन प्रोटॉन है इसका मतलब है कि तीन प्रोटॉन मान लो इस तरह से रखे हुए, 1 2 3 प्रोटॉन, ठीक है। तो एनर्जी किस तरह से लिखेंगे, देखो ध्यान से, KQ/R, इसके इसके बीच की एनर्जी, प्लस इसके इसके बीच की एनर्जी KQ/R, प्लस इसके इसके बीच की एनर्जी KQ/R, ठीक है। अब इसको जरा तीन रखो, इसमें 3 -1/2, करेक्ट है। यहाँ कितना जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी जो टर्म आएंगे वो कितने आएंगे, 3। देख ध्यान से, 3 टर्म आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसी वजह से हमने क्या रखा है यहाँ पर, Z-1/2। तो जो हमारा कूलम्बिक एनर्जी होगी प्रोटॉन की वो इसके तो प्रपोर्शन में होगी ही होगी। और दूसरी जो फॉर्मूला उसका होता है वो क्या होता है, KQ/R। KQ/R, R क्या डिस्टेंस है हमारे उसके बीच की, क्या बोलते हैं, दो प्रोटॉन के बीच की। तो इसको हम एवरेज डिस्टेंस लेकर के ये करेंगे कि जो एवरेज डिस्टेंस है वो अपॉन में आ रही है, तो इसको मान के चलेंगे कि लगभग लगभग ये हमारी उसकी न्यूक्लियस की रेडियस के मान के चलेंगे। और न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है हमारी, ये कहाँ गई, R=R0 A⁻⁴। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, R=R0 A⁻⁴। तो इसको जब अपॉन में रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A⁻⁴ यानी जो इसमें अगला टर्म आएगा उस वो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का A, कूलम्बिक की वजह से C लगा देंगे। और ये किसके प्रोपोर्शनल था, Z-1/2। ये तो था ही, इसमें 2 हटा दो क्योंकि कांस्टेंट में चला गया वो, ठीक है। अपॉन में R था, KQ/R, KQ तो हमने कांस्टेंट में लगा दिया, बचा R एवरेज। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, A⁻⁴ क्योंकि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/3 के। यहां तक बात क्लियर है।
तो इतनी जो बातें हुई ये हमने क्लासिकल अप्रोच से देखा कि इतना हमारा बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में टर्म्स आ रहे होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 3 टर्म बने। पहला हमारा टर्म बना जो वॉल्यूम का टर्म बना, जिसको हम लोगों ने किस तरह से निकाला कि हमारे पास जो एक न्यूक्लियन है वो अपने चारों तरफ के न्यूक्लियन से इंटरेक्शन करके जो टोटल एनर्जी बनाएगा वो इतनी बना देगा, ठीक है। दूसरा हमने बात करी कि जो उस एनर्जी आ रही है उसमें सरफेस की एनर्जी इंक्लूड हो रही है, उस सरफेस की एनर्जी को हमने घटा दिया। तीसरी चीज हमने देखी कि उसमें जो प्रोटॉन प्रोटॉन का भी जो इंटरेक्शन हो रहा, कूलम्बिक इंटरेक्शन हो रहा होगा, उस कूलम्बिक इंटरेक्शन की एनर्जी को हमने इससे घटा दिया। नेक्स्ट चीज जो आती है, अब अभी तक हम लोग क्लासिकल अप्रोच देख रहे थे, अब हम क्वांटम अप्रोच देखते हैं, ठीक है। क्वांटम अप्रोच में क्या होगा, देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास कुछ ए न्यूक्लियन है, ठीक है, किसी में तो होता क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो मान लो कि इस तरह से इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हैं, ठीक है, बराबर में सारे इस तरह से। तो मान लो इस 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन इस तरह से भरे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से भरे जा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जबकि ए हमारा इवन हो। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे जो न्यूक्लियाई होंगे वो इवन होंगे, यानी जो इसका इवन का मतलब क्या है, इवन मत लिखो इसको लिख लो n इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a/2। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के बराबर है, उसका संख्या आधी आधी, सिंपल। तब इस तरह से हम जनरली भर सकते हैं। लेकिन सोचो कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो, ये होती ही है। जब आप बिगर न्यूक्लियाइज की तरफ जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। अभी हम लोग एनजेड ग्राफ में देखेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो तब ये होगा कि जो न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मान लो कि जो न्यूट्रॉन है वो हमारे हो गए हैं a/2, तो जनरली होते हैं जब बराबर बराबर होते हैं, लेकिन अब न्यूट्रॉन कुछ ज़्यादा है, मान लो न्यू ज़्यादा है, ठीक है, a/2 लिखा है। और जो प्रोटॉन है वो हमारे a/2 माइनस न्यू, कुछ कम हो गए, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ध्यान से कि मान लो इस लेवल तक हम लोगों ने इस तरह से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इस तरह से भरे। और इस लेवल तक हमने लगभग a/2 माइनस न्यू इतने न्यूट्रॉन और इतने प्रोटॉन भर दिए। तो अगर इतने न्यूट्रॉन और इतने प्रोटॉन हमने भर दिए तो प्रोटॉन तो हमारे पास इतने ही थे, लेकिन न्यूट्रॉन इससे ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं, 2 न्यू ज़्यादा बचे। ध्यान से देखो, इतने अगर न्यूट्रॉन हमने निकाल लिए तो बचा कितना, 2 न्यू बचा। यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है, a/2 माइनस न्यू इतने अगर इस क्वांटिटी में से निकालोगे तो 2 न्यू बचेगा। और वो 2 न्यू आप किस तरह से भरोगे, 2 न्यू न्यूट्रॉन भरने हमको, 2 न्यू सिर्फ हम न्यूट्रॉन भरेंगे। समझ आ रहा है? थोड़ा सा अच्छी चीज़ है समझने में, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। अगर डिफिकल्टी हो रही तो थोड़ा सा बैक जाके फिर से एक बार देखो इस चीज़ को जो मैंने बोला है, ठीक है। तो 2 न्यू जो न्यूट्रॉन होंगे वो हमको भरने हैं। अब जब 2 न्यू न्यूट्रॉन भरने हैं तो ध्यान से देखो, इस तरह से भरे होंगे, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन। अब इसमें क्या है कि एक शेल में 2 न्यूट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक ही एनर्जी लेवल में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। तो मान लो, ऐसे मानो कि हमारे पास 10 न्यूट्रॉन है जिनको हमें एनर्जी लेवल्स में फिल करना है, तो इनको हम 2-2 करके फिल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, ये हमारे क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तब क्या होगा, हम आसानी से भर सकते हैं, ठीक है ना। इसको 5-5 मान लो तो अच्छा नहीं लगेगा, 6-6 मान लो, तो इसको आप 12 मान लो, ठीक है। जब आप न्यूट्रॉन भरोगे तो न्यूट्रॉन कैसे भरोगे, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इस तरह से 6 लेवल तक भरते चले जाओगे। लेकिन इसमें क्या होगा, जब आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरोगे तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, इसमें 3 ही लेवल में आप खत्म हो जाओगे, ठीक है ना। बट जब आप न्यूट्रॉन भरोगे तो अब 2-2 भर रहे हैं तो ज़्यादा ऊपर तक चला जाएगा। अब जब ज़्यादा ऊपर तक चला जाएगा इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी हाई हो गई, एनर्जी हाई हो गई। वो टर्म हम क्या आता है अभी बता देंगे आपको, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी जब हाई हो गई इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एसिमेट्री होती, जब सिमेट्रिक नहीं होता है, एसिमेट्रिक टर्म्स होते हैं इस तरह से, जबकि कुछ इस तरह के जो टर्म्स आते हैं इससे एनर्जी पे फर्क पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो जब जो इसकी जो स्टेबिलिटी है उस पर फर्क पड़ा, जब स्टेबिलिटी इसकी घट गई तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी, जब स्टेबिलिटी इसकी हमारी घट गई
तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी घट गई। बात क्लियर है? तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का निगेटिव टर्म एक आएगा। वहां पर जो फॉर्मूला हमारा चल रहा था, ये वाला बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला चल रहा था, इसमें अब क्या आएगा, माइनस का एक एसिमेट्रिक टर्म आएगा। इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्री एनर्जी। तो माइनस का ए एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक आप कुछ भी लिख लो, ठीक है, इनटू एक टर्म, और वो टर्म किसके बराबर होता है, डायरेक्ट आपको बताते हैं, कैलकुलेशन में कोई जरूरत नहीं है, एन माइनस जेड का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसके बराबर आता है वो टर्म। वो होता है एसिमेट्रिक एनर्जी का टर्म। मान रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, वॉल्यूम की एनर्जी, कोई दिक्कत, ये हमारी क्या सरफेस की एनर्जी हमने घटा दी, कोई दिक्कत, कूलम्बिक रिपल्शन घटा दिया। अब किस पे आ गए, इस वजह से जो एक्स्ट्रा हमारे पास उन तरह के न्यूक्लियाइज जिसमें कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, तो उसमें इस तरह का भी टर्म एक आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एनर्जी होगी हाई होगी, सिंपल सी बात, उसमें एनर्जी जो होगी वो हाई होगी, तो इस तरह से हम एनर्जी को घटा के बाइंडिंग एनर्जी बैलेंस कर लेंगे। बात क्लियर है? और लास्ट इसमें एक टर्म और आता है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। क्या चीज, पेयरिंग एनर्जी। आज मैंने बोर्ड पे बहुत ज्यादा हॉच पॉच कर दिया, सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेयरिंग एनर्जी, और पेयरिंग एनर्जी होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है आपका, उसको डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं इस तरह से, माइनस ए पेयरिंग, इसमें प्लस माइनस और इस तरह से आता है, प्लस माइनस या जीरो ए पेयरिंग इंटू ए रेस टू पावर -3/4। शायद ये टर्म आता है आपको, लेट मी चेक, या राइट, ठीक है, ये टर्म आता है आपके पास। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस उस तरह के न्यूक्लियस में आता है जो कि इवन न्यूक्लियस होते हैं। इवन न्यूक्लियस का मतलब कि जिसमें न्यूट्रॉन की नंबर और प्रोटॉन का नंबर दोनों इवन होंगे, उसमें आ जाएगा प्लस, इस तरह से प्लस लगा दिया। जिस तरह के न्यूक्लियाइज हमारे ऑड ऑड न्यूक्लियाइज होंगे, यानी जो न्यूट्रॉन का नंबर है और जो प्रोटॉन का नंबर है वो दोनों ऑड है, यानी 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन, इस तरह से नंबर है कुछ, तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस। और जहां पे एक ऑड है एक इवन है, यानी न्यूट्रॉन ऑड है और प्रोटॉन इवन है, या प्रोटॉन ऑड है और न्यूट्रॉन इवन है, उस तरह के नंबर्स में ये जो टर्म होता है, जो पेयरिंग वाला टर्म होता है, ये खत्म हो जाता है। बात क्लियर है? तो कुल मिला के 5 टर्म आए इस बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में। कौन कौन सा? पहला वॉल्यूम टर्म है ये वाला, दूसरा जो हमारा सरफेस एनर्जी का टर्म है, तीसरा कूलम्बिक एनर्जी का टर्म, चौथा सिमेट्री असिमेट्री एनर्जी का टर्म ये वाला, और पांचवा हमारा पेयरिंग एनर्जी का टर्म। रीजन समझ आए कुछ कुछ? आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इसको एक बार आप फिर से थोड़ा सा बैक में जाकर के देखो, फिर से समझने की कोशिश करो क्या मैंने बोला है। आई होप थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो एक बार इसको और देखो वीडियो को, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और ब्रिलियंट हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बार थोड़ा समझ में काम आता है, ये दिक्कत तो होती है, क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी दिक्कत देती हैं। बाकी फील मैंने कराने की कोशिश करी, बट इस जगह पे आके जब क्वांटम मैकेनिकल जो अप्रोच होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है अक्सर बच्चों को, बट आई होप जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश करी आपको समझ आ गया हो। नहीं आया कोई बात नहीं, समझो ध्यान से, ठीक है। तो 5 हमारे पास एसिमेट्रिक टर्म क्यों आ रहा है, फिर से एक बार समझ लो। एसिमेट्रिक टर्म इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हाफ हाफ नहीं होता है, न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का नंबर कम होता है, तो वहाँ पर एनर्जी जो होती है वो हाई चली जाती है, सिमेट्री नहीं आती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये टर्म लगाते हैं। और पेयरिंग एनर्जी कब आती है? पेयरिंग एनर्जी तब आती है जबकि हमारा जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इवन, समझ रहे हो ना, इवन इवन है, तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। पेयरिंग की क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो जो न्यूक्लियस की एनर्जी होती है वो डाउन होती है, नहीं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। ये सारे टर्म होते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा जो समझ आ रहा है उसको नोट कर लो। आई होप थोड़ी थोड़ी बातें आपको आज समझ आई होंगी। अगर कोई दिक्कत आई तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखना, ठीक है, समझ दोबारा अच्छे से आ जाएगा आपको। मैं चाहता तो इस वीडियो को काफ़ी लंबा भी बना सकता था, 1 घंटे का भी बन सकता था, आपको 1 घंटे भी अगर पढ़ाता ना ये तब भी कम था, ठीक है ना। 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे कम से कम ये चीज़ें पढ़ाओ तो अच्छे से बहुत डीप में जाके समझ आती है चीज़ें, ठीक है ना। अब ये सोच रहे होगे कि ये 1 घंटे 1.5 घंटे हम कैसे पढ़ सकते, देखो जितना ज़रूरत था उतना मैंने बता दिया है, ठीक है। अब ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट भी कर सकते थे। अब आपको अभी पीएचडी नहीं कर रहे हैं आप, जब पीएचडी आगे पढ़ोगे तो अपने आप चीज़ें समझ आने लगेंगी धीरे धीरे। अभी क्या था, जितना ज़रूरत था उतना मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 घंटे भी पढ़ाता तब भी कम था, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को कि जितना आप ज़रूरत पड़ रहा है उतना ले लो, और चीज़ें एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख लेना, थोड़ा थोड़ा, जहाँ दिक्कत आ रही हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है।
तो चलो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अब क्या बात करेंगे, इसमें ये चीज़ें खत्म हो गई, अब एनजेड ग्राफ वगैरह की बातें करेंगे। फिर इसके बाद हम रेडियोएक्टिविटी, आपकी 2 या 3 मैक्सिमम क्लास चलने वाली है। इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।